जी, नमस्कार। मैं एम्स से रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो सभी लोग आप आई होप सभी लोग आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारियाँ जो हैं वो बहुत अच्छे से चल रही होंगी। हमारी जो एग्ज़ाम्स हैं नॉरसेट का, डीएसएसबी का, आईएसआईसी का वो बहुत ही जल्दी पास आने वाला है, पास आता जा रहा है, दिन-ब-दिन हमारे जो हैं दिन निकलते जा रहे हैं और आई होप कि आपकी जो मेहनत है वो भी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। आगे बात समझ में? तो आज की इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट एंटीडोट्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा, जो कि हर एग्ज़ाम के अंदर कम से कम 2 क्वेश्चन्स यहाँ से ज़रूर आते हैं। ये हमारा 20 से 25 मिनट का एक वीडियो होगा और लगभग मैं आपसे 20 से 25 एंटीडोट्स ऐसे बताऊँगा और उनको कैसे याद रखना है, किस तरीके से उनका क्या-क्या काम होता है, उन सब के बारे में यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं कि ऑक्यूपेशनल डिजीज़ेज़ क्या होती हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। 20 से 25 मिनट या लास्ट 30 मिनट का ये वीडियो होगा। जिसके अंदर हम क्या चीज़ देखेंगे बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपके एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात समझ में, इस वीडियो के अंत तक बने रहना प्लीज़ क्योंकि यहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चंस फँसने वाले हैं। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। आगे बात समझ में? चलिए, आपको बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाना है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो बार-बार पूछना है, कमेंट करके पूछना है, हमारे सपोर्टिव नंबर्स जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए होते हैं, वहाँ से आप कॉल, मैसेज करके बात कर सकते हैं। आगे बात समझ में? चलिए, हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। अपने रास्ते खुद चुनिए, अपने जो रास्ते हैं, खुद वो चुनना है, खुद चुनिए क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। आगे बात समझ में? कि आपके जो रास्ते हैं, आपको कहाँ जाना है, मेरी मंज़िल कहाँ है, मेरा ड्रीम क्या है, वो आपको खुद चुनना पड़ेगा क्योंकि आपको आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। आप जो कर सकते हो, वो कोई नहीं कर सकता। इस मामले में, इस चीज़ में, इस बात में इतना दम है ना कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। आगे प्यारे बच्चों बात समझ में? तो एकदम दृढ़ होना है, अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है। आगे प्यारे बच्चों बात समझ में? मेरे प्यारे बच्चों, आ गई या नहीं बात समझ में? चलिए, आज की जो क्लास है हम स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स होके बैठ जाएँ ताकि आपको ईज़िली जो है हमारा टॉपिक है वो ईज़िली आपको समझ में आ जाए। सबसे पहला एंटीडोट देखो, एंटीडोट के बारे में क्या समझना है, क्या जानना है? देखो, किसी चीज़ की एंटीडोट का मतलब क्या होता है? एंटीडोट जानने का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ की पॉइज़निंग जब भी होती है, सपोज़ दैट किसी ने किसी चीज़ की पॉइज़निंग जैसे आप पीसीएम की बात करते हैं कि पी पैरासिटामोल 1 टैबलेट जो होती है वो देनी होती है एक एडल्ट पेशेंट को। अगर उसने 4 टैबलेट खा ली, 5 खा ली, 10 खा ली, सपोज़ दैट किसी की डोज़ कितनी है बच्चों कि सर 500 एमजी की एक डोज़ है एक एडल्ट की। अगर उसने वही पा पीसीएम अगर उसने वही पीसीएम 5000 एमजी ले ली, तो उसकी क्या हो गई? टॉक्सिसिटी हो गई। क्या हो गई मेरे प्यारे लाल-लालियों? कि सर उसकी क्या हो गई? सर टॉक्सिसिटी हो गई। अब जब टॉक्सिसिटी होती है तो पेशेंट क्या आ जाएगा? पेशेंट के जो वाइटल साइन्स होते हैं, जो वाइटल साइन्स होंगे या हम बात करें हार्ट की बात करें, हमारे पल्स की बात करें, हमारे बीपी की बात करें, वो सारे क्या हो जाएँगे? अबनॉर्मल देखने को मिलेंगे। और जब वो अबनॉर्मल देखने को मिलते हैं तो पेशेंट क्या से किस में आ जाता है कि भैया रिस्क की कंडीशन में आ जाता है। पेशेंट खतरे में आ जाता है और जब खतरे से बाहर निकालने के लिए हम दवाई देते हैं, उसको बोलते हैं एंटीडोट। उसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि एंटीडोट उसको बोला जाता है। आगे बात समझ में? बस सिंपल सी कहानी है, आपको सिंपल सा मतलब समझना है, किसी भी चीज़ की टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो उसके अंदर जो दवाई दी जाती है उसको बोलते हैं एंटीडोट कि इसके लेवल को खत्म कर दे। कि जो टॉक्सिसिटी हुई है उसको बाहर निकाल दे, उसको खत्म करने उसको खत्म कर दे, उसको क्या कहते हैं बच्चों? एंटीडोट कहते हैं। आगे बात समझ में एक-एक को समझेंगे धीरे-धीरे करके, है ना? चलिए, सबसे पहला एंटीडोट है यूनिवर्सल एंटीडोट कौन-सा है? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझना कि यूनिवर्सल एंटीडोट का मतलब क्या है कि किसी भी पॉइज़निंग जैसे कि कोई ऐसी पॉइज़निंग है जो आपको नहीं पता। आप एक मेडिकल ऑफ़िसर हो, आप एक नर्सिंग ऑफ़िसर हो एम्स के अंदर, आपके पास कोई इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है, भगवान जाने उसने क्या खाया है, लेकिन उसने ज़हर खाया है। या फिर कुछ ऐसा चीज़ ली है कि हमें नहीं पता लेकिन उसकी जो हार्ट रेट है वगैरह हैं, वगैरह-वगैरह जो वाइटल्स हैं उसके, वो क्या हो रहे हैं? वो अल्टर्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब है। घरवालों को भी ये बात नहीं पता कि इसने क्या खाया है, भगवान जाने।
ठीक है? तो उस केस में हमें क्या देना होता है? एक्टिवेटेड चारकोल देना होता है बच्चों। क्या देना होता है मेरे प्यारे बच्चों? कि सर एक्टिवेटेड चारकोल देना होता है। इसको बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक पॉइजनिंग। नॉन स्पेसिफिक या नॉन स्पेसिफिक बोल सकते हैं कि कोई हमें पता नहीं है कि इसने क्या खाया है, भगवान जाने इसने क्या खाया है, लेकिन हमें क्या करना है, ऐसा एंटीडोट भी होता है, यूनिवर्सल एंटीडोट बोला जाता है। इतनी बार एग्ज़ाम्स के अंदर आया है, बहुत बार आया है और इस बार भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आगे बात समझ में, तो यूनिवर्सल एंटीडोट क्या होता है कि एक्टिवेटेड चारकोल होता है। आगे बात समझ में चलें, देखो इसके बारे में ज़्यादा आपको इतना लंबी वीडियो हमें नहीं बनानी है क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें एंटीडोट के बारे में जानना है। ठीक है? बहुत बढ़िया, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है? बताएँगे फटाफट से। पेनिसिलिन जो है भैया एक ये ऐसी ड्रग है, पेनिसिलिन जो है वो एक तरह की एंटीबायोटिक है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि सर एक तरह की एंटीबायोटिक ड्रग होती है। पेनिसिलिन क्या है कि सर एक तरह की एंटीबायोटिक है। लिखेंगे यहाँ पे कैसी है बच्चों? सर एंटीबायोटिक ड्रग होती है पेनिसिलिन, जो कि किसने किसने डिस्कवर्ड बाय किसने डिस्कवर करी है कि सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि इसके साइंटिस्ट का नाम कौन सा है, तो इसको ऐसे भी बोलते हैं कि फर्स्ट एंटीबायोटिक। कौन सी है? कि पहली ऐसी एंटीबायोटिक जो क्या थी, किसने डिस्कवर करी थी बच्चों? कि सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर करी थी। 1928 के अंदर इसको डिस्कवर्ड किया गया था। इसके बारे में भी ध्यान रखना है कि सर पेनिसिलिन क्या है कि एक तरह की एंटीबायोटिक है जो किसी भी बैक्टीरिया के प्रति लड़ सकती है। ठीक है? और क्या कर सकते हैं कि डिस्कवर्ड बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था, 1928 के अंदर किया था। आगे बात समझ में, अगर इसकी टॉक्सिसिटी होती है तो हम क्या देते हैं कि सर डाइफेनहाइड्रामिन देते हैं। कि सर क्या देते हैं कि सर डाइफेनहाइड्रामिन इसका दिया जाता है। क्या दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? कि सर डाइफेनहाइड्रामिन दिया जाता है। आगे मेरी बात समझ में, इनको ऐसे के ऐसे ही रट लेना है जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। आगे बात समझ में, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है किसी भी एंटीडोट को देख के, और बिल्कुल भी रिलैक्स होके बैठ जाना है। पेनिसिलिन पेनिसिलिन का क्या करेंगे भैया कि डाइफेनहाइड्रामिन, इनको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, इनको एक पेपर में लिख लेना, ताकि आप जहां भी पढ़ते हो इनको बार बार रिवीजन करना है। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं 20 से 25 पॉइंट के अंदर। आगे बात समझ में, चलिए। आपने देखा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको फर्स्ट एंटीबायोटिक है। आपसे क्वेश्चन कौन-कौन से बनते हैं कि फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन-सी है? तो आपको बताना है कौन-सी है मेरे प्यारे बच्चों, कि सर पेनिसिलिन होती है, और डाइफेनहाइड्रामिन इसका क्या होता है? एंटीडोट होता है, और डिस्कवर किसने किया है? कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 के अंदर डिस्कवर किया था। सिंपल, बहुत बढ़िया। विटामिन के की बात करें, नंबर 3 विटामिन के जो होता है, विटामिन के का दूसरा नाम होता है क्विनिन, फाइलोक्विनोन। अब देखो जहाँ भी क्विनोन वर्ड आपको देखने को मिलता है, इसका मतलब समझ लेना कि वो क्या है, किसके बारे में बात कर रहा है, कि सर विटामिन के बारे में बात की जा रही है। विटामिन के क्या है कि सर एक तरह का एंटीकोएगुलेंट है। एंटीकोएगुलेंट फैक्टर है जो कि कोएगुलेशन को रोकता है। अब बात करते हैं कि सर विटामिन के का जो इंजेक्शन है, विटामिन के कहाँ से आता है? विटामिन के जो बनता है हमारी बॉडी के अंदर ही बनता है। बॉडी में कौन बनाता है प्यारे बच्चों? कि सर बॉडी के अंदर कौन बनाता है इसको? कि सर हमारे जो जीआईटी के फ्लोराज होते हैं, मेड बाय, ऐसे लिखेंगे मेड बाय जीआईटी फ्लोरा। जो जीआईटी के जो हमारे गट के अंदर जो फ्लोराज रहते हैं, उनके द्वारा बनाए जाने वाला कौन सा विटामिन होता है? कि सर विटामिन के होता है। मैंने विटामिन्स पे भी पूरा लेक्चर लिया हुआ है, न्यूट्रिशन पे भी पूरा लेक्चर लिया हुआ है, क्विक रिवीजन मैंने आपको बताया हुआ है। प्लीज इसको जाके देखें, 100% वहां से 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको समझना है कि मेड बाय जीआईटी फ्लोरा के द्वारा बन रहा है। तभी तो हम बच्चों के अंदर जो इन्फेंट बेबी होते हैं उनके अंदर विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं पैदा होते ही। क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कि सर क्यों लगाते हैं उनके अंदर? कि सर उनकी जो गट होती है, उनकी जो जीआईटी सिस्टम होता है वो पूरा स्टेराइल होता है, वहाँ पे किसी प्रकार का कोई बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है। इसीलिए उनके अंदर क्या लगाया जाता है? विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है। और कौन से क्लॉटिंग फैक्टर के लिए जिम्मेदार है? कि 27910
27,910 के लिए जिम्मेदार है, मतलब 2, 7, 9, 27,910 के लिए क्या है बच्चों, ये जिम्मेदार है। और इसी बात को आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए जिम्मेदार होता है, और इसका एंटीडोट क्या होता है, वारफरिन होता है। वारफरिन का एंटीडोट क्या होगा, देखो ये सारी चीजें उल्टी भी होंगी, यही सारी चीजें उल्टी भी होती हैं कि वारफरिन का एंटीडोट क्या है, कि विटामिन के होता है। ठीक है, विटामिन के का एंटीडोट क्या है, कि वारफरिन होती है। आगे बात समझ में, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे परेशानी, कैसा होता है ये मैंने आपको बता दिया। फाइलोक्विनोन इसका दूसरा नाम होता है, जीआईटी के फ्लोरास के द्वारा बनता है इन्फेंट के अंदर, इसीलिए हम क्या लगाते हैं, विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि जो बच्चों की जो स्टेराइल जीआईटी जो होती है वो स्टेराइल होती है। आगे बात समझ में, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हेपेरिन की बात करते हैं। ये कैसे होती है बच्चों, एंटी कोएगुलेशन। एंटी कोएगुलेट होती है। एंटी कोएगुलेशन का मतलब होता है प्रिवेंट द ब्लीडिंग, ये प्रिवेंट नहीं करती है ब्लीडिंग को, कोएगुलेशन नहीं होने देती है, खून को पतला करने के लिए काम में आती है हेपेरिन। अब मैं आपसे बात करता हूँ क्या होता है ये, प्रोटामाइन सल्फेट है। इतना बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको कैसे याद रखना है कि सर एचपी का पेट्रोल पंप, हिंदुस्तान जो पेट्रोल पंप पाए जाते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, आपने जगह जगह देखे होंगे एचपी के पेट्रोल पंप। तो आपको ऐसे ही याद रखना है, हेपेरिन का एंटीडोट क्या है, प्रोटामाइन सल्फेट है। कभी भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके ऊपर, हर बार क्वेश्चन आता है, तो इस बार भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। प्रोटामाइन सल्फेट, हेपेरिन, हेपेरिन का क्या होता है कि प्रोटामाइन सल्फेट होता है एंटी क्लॉटिंग फैक्टर होता है। आगे मेरी बात समझ में कि सर एंटी क्लॉटिंग होता है, ये क्लॉट नहीं होने देता है। चलिए पीसीएम की बात करते हैं। पीसीएम का क्या होता है बच्चों, एन एसिटाइल सिस्टीन होता है। पीसीएम कैसी ड्रग होती है कि सर एक तो होती है एंटी पायरेटिक, एंटी पायरेटिक ड्रग भी बोलते हैं, और सर एंटी क्या बोलते हैं, सर एंटी पायरेटिक भी होती है, एंटी नाल्जेसिक्स भी होती है। दो तरह की ड्रग होती हैं, एंटी पायरेटिक होती है, एंटी एनाल्जेसिक्स होती है। दोनों तरह की जो ड्रग्स होती हैं उनके अंदर देखा जाता है पीसीएम का जो साल्ट होता है, और उसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्व है कि एन एसिटाइल सिस्टीन होता है। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैंने लगा दिया, इसका मतलब पूछा ही जाएगा, 100% बात समझ लेना। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, चलें, चलिए। एस्पिरिन, एस्पिरिन का क्या होता है बच्चों, जितने भी सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गिनी चुनी चीजें हैं, इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ से आपको अगर एंटीडोट पढ़ लिया ना तो कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एस्पिरिन का क्या होता है कि भैया सोडा बाइकार्ब होता है। एस्पिरिन जो होती है वो किसके लिए यूज होती है कि सर टू रिलीफ पेन एंड इन्फ्लामेशन, कि भैया सूजन और दर्द को कम करने में काम आती है एस्पिरिन जो टैबलेट होती हैं। यूज कहाँ करते हैं, तो यूज इन आर्थराइटिस पेशेंट, जो आर्थराइटिस पेशेंट्स होते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, उनके अंदर यूज की जाने वाली ड्रग कौन सी है, कि सर कौन सी है, कि सर एस्पिरिन होती है। और जब भी एस्पिरिन की ज्यादा मात्रा हम पेशेंट को देते हैं तो सोडा बाइकार्ब उसका एंटीडोट होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि सर सोडा बाइकार्ब होता है। सोडा बाइकार्ब का मतलब आप सभी को पता है, सोडा बाइकार्ब देते हैं एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी के अंदर। क्या मेरी बात क्लियर, आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। एक होता है डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन के बारे में आपको फुल डिटेल में पढ़ना चाहिए। मैं आपसे कहता हूं कि डिजॉक्सिन के 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिजॉक्सिन जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो किसकी होती है मेरे प्यारे बच्चों, कि सर कंजस्टिव हार्ट फेलियर की क्या होती है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर की क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है। कंजस्टिव हार्ट फेलियर, जब भी हार्ट फेलियर देखने को मिलता है, कंजेशन, कंजेशन का मतलब, कंजस्टिव का मतलब कंजेशन, कंजेशन का मतलब क्या हो जाना, ब्लॉकेज का हो जाना, सकड़ा हो जाना, हमारी जो वेसल्स हैं उनका सकड़ा हो जाना, किसी भी ट्यूमर की वजह से, किसी भी कारण से सकड़ी हो जाती है, कंजेशन हो जाता है, कंजेस्टेड जगह हो जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना होता है, डिगॉक्सिन को देना होता है। और डिगॉक्सिन का जो एंटीडोट होता है, डिगॉक्सिन की सपोज दैट किसी नर्सिंग ऑफिसर ने ज़्यादा मात्रा दे दी, तो ज़्यादा मात्रा दे दी तो उसके अंदर हमें क्या करना होता है कि सर डिजीवाइंड या इम्यून फैम हमें देना होता है, जिसका एंटीडोट होता है डिजीवाइंड। डिजॉक्सिन का एंटीडोट होता है डिजीवाइन। काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है कि इम्यून फेब क्या है, तो इम्यून फेब डिजॉक्सिन का एंटीडोट होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या मेरी बात समझ में आ गई यहाँ तक की? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए एट्रोपिन की बात करते हैं। एट्रोपिन का क्या होता है, साइको साइकोस्टिगमाइन होता है, सी है बच्चों ये,
साइकोस्टिग्माइन किसका होता है मेरे प्यारे बच्चों? कि सर साइकोस्टिग्माइन किसका होता है? कि सर हमारा एट्रोपिन का होता है। एट्रोपिन का एंटीडोट क्या होता है? साइकोस्टिग्माइन होता है। अब एट्रोपिन का यूज कहाँ करते हैं? हमारे बॉडी के जो सीक्रेशंस होते हैं, बॉडी के टू रिड्यूस, ऐसे लिखेंगे, टू रिड्यूस बॉडी सीक्रेशंस और सलाइवा। इसको कब देते हैं मेरे बच्चों? की एट्रोपिन को देते हैं हम। कब देते हैं? एट्रोपिन को कब देते हैं? जब हमें कोई सर्जरी के लिए पेशेंट को जाना है, सर्जरी के लिए हमें पेशेंट को जाना है तो एट्रोपिन दिया जाता है। क्यों देते हैं? क्यों रिड्यूस द सलाइवा। सलाइवा को कम करता है, हमारे जो मुंह से लार निकलती है उसको कम करता है, ताकि जब पेशेंट को हम बेहोशी में लाएं तो पेशेंट की जो सलाइवा है, पेशेंट का जो सिक्रेशंस है वो उसकी ट्रैकिया में ना जाए। समझ में आई बात? क्योंकि पेशेंट तो बेहोश है। जब पेशेंट बेहोश होता है, एनेस्थीसिया दिया होता है, सेडेटिव होता है, तो उसके सीक्रेशंस जो हैं वो कहाँ जाने के चांसेस होते हैं? उसके ट्रैकिया में जाने के चांसेस होते हैं, जिससे एस्पिरेशन से उसकी मौत हो सकती है, एस्पिरेशन से उसकी डेथ हो सकती है। इसीलिए हम क्या करते हैं बच्चों कि सर एट्रोपिन को कब देते हैं? बिफोर द सर्जरी, क्योंकि वहां से सलाइवा का सीक्रेशन जो है वो उसको कम करने का काम करता है। तो रिड्यूस द बॉडी सीक्रेशंस एंड सलाइवा एंड गिवन बिफोर सर्जरी। आ गई मेरी बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे लाल लालियों? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? किसी भी चीज को, किसी भी चीज के बारे में ज्यादा ओवरथिंक नहीं करना होता है। ओवरथिंक करने से चीजें नहीं होती है। समझ में आई बात? आपको सिर्फ और जितना बता रहा हूँ उतना ही आपको पढ़ना है। लंबी वीडियो हमें नहीं बनानी है। नहीं, समझाने को तो इतना है कि पूरे दिन लगा दूं मेन में, पूरा दिन में लगा सकता हूँ, इतना समझाने को है। लेकिन हमें क्या करना है कि सर कम समय के अंदर हमें अच्छी चीजें पढ़नी है, अच्छी से अच्छी चीजें पढ़नी है। आगे बात समझ में? ये सारी चीजें आपको कोई नहीं बताएगा कि एक साथ सारे एंटीडोट्स आपको बता दिए। ठीक है प्यारे बच्चों? तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं बिल्कुल। अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको इजीली सारी चीज़ें मिल जाएँ और अच्छी चीज़ें मिलें। आपको यहाँ पे किसी भी तरह की बहकावे की बात नहीं की जा रही है कि आपको मिसगाइड किया जा रहा हो या आपसे कुछ पैसे लिए हों मैंने। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो आपको बेधड़क पढ़ना है, आपको पढ़ते रहना है, कंटिन्यूअसली पढ़ना है। आगे बात समझ में प्यारे बच्चों? चलिए, अब मैं आपसे क्या करता हूँ कि दूसरे एंटीडोट की बात करते हैं, ओपियोइड या मॉर्फिन सल्फेट की बात करते हैं। कि मॉर्फिन सल्फेट, देखो मॉर्फिन सल्फेट का इंपॉर्टेंट है। मॉर्फिन सल्फेट क्या कहता है कि सर नैलोक्सोन के बारे में बात करते हैं। नैलोक्सोन इसका एंटीडोट होता है। अब मॉर्फिन सल्फेट क्या होता है कि मॉर्फिन सल्फेट हम कब देते हैं? जब भी पेशेंट को पेन होता है, सीवियर पेन के अंदर यूज करते हैं। सीवियर पेन के अंदर यूज किया जाने वाली कौन सी ड्रग है? कि सर मॉर्फिन होती है। कि सर हमने ताम दाम सब दंड भेद सब अपना लिए, दर्द कम नहीं हो रहा है पेशेंट का, तो आखिरी दवाई कौन सी होती है? मॉर्फिन सल्फेट होती है। तो मॉर्फिन सल्फेट को दिया जाता है सीवियर पेन के अंदर। और मॉर्फिन सल्फेट के अंदर MOR, मोर आ रहा है, MOR, आर का मतलब होता है रेस्पिरेशन। तो मॉर्फिन सल्फेट जब भी देते हैं तो इसका कॉम्प्लिकेशन या क्या होता है कि सर कॉम्प्लिकेशन का मतलब इसका समझना कि ये क्या काम करवाता है कि सर डिक्रीज रेस्पिरेशन। डिक्रीज रेस्पिरेशन, इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। कैसे पूछा जाएगा? कि आपने एक नर्सिंग ऑफिसर हो एम्स के अंदर, आपके पास कोई पेशेंट आता है सीवियर सीवियर पेन का, तो आपने उसको मॉर्फिन दिया, तो आप उसकी क्या किस चीज को इंडिकेट करते रहोगे, किस चीज को मॉनिटर करते रहोगे? तो आपको बताना है कि सर रेस्पिरेशन को हमें क्या करना है? लगातार मॉनिटर करना है, ताकि पेशेंट ब्रेडिपनिया में नहीं चला जाए। आगे बात समझ में? जैसे रेस्पिरेशन बढ़ती है तो उसको बोलते हैं टेकिपनिया। क्या बोलते हैं? टेकिपनिया बोलते हैं। ट्रैकिकार्डिया अलग होता है, टेकिपनिया अलग होता है। ट्रैकिकार्डिया हम जब बोलते हैं जब पेशेंट की हार्ट रेट बढ़ती है, और जब पेशेंट की रेस्पिरेशन बढ़ती है तो हम टेकिपनिया बोलते हैं। और पेशेंट की जब सांसें घटती हैं, रेस्पिरेशन कम होती है, तो उसको बोलते हैं ब्रेडिपनिया। तो ब्रेडिपनिया में पेशेंट नहीं जाए, उसी कारण हमें क्या करना है? उसको मॉनिटर करना होता है। एक फिक्स डोज देनी होती है, जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि आपको कितनी डोज देनी है। आगे मेरे प्यारे बच्चों बात समझ में? और कभी भी जो जितनी भी ड्रग्स होती हैं, इनको हमें इन्फ्यूजन पंप की सहायता से देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, ये सीवियर ड्रग्स होती हैं और ये हमारी हार्मफुल होती हैं ड्रग्स। अगर आपने अपने हाथों से यूज करी, अपने आप ने इसको बोलस दे दिया, तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट की डेथ हो सकती है, पेशेंट का रेस्पिरेशन रुक सकता है। तो क्या करता है ये? इसका काम क्या होता है? डिक्रीज रेस्पिरेशन टू कंटिन्यूली मॉनिटर। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों, कि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा?
कि सर आपको क्या मॉनिटर करना है, तो आपको बताना है कि सर रेस्पिरेशन को कंटिन्यू मॉनिटर करना होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सिंपल सा फंडा है एमओआर, एमओआर, आर आ रहा है मतलब रेस्पिरेशन के बारे में बात हो रही है। इससे क्वेश्चन कोई नहीं बनता है, इससे सिर्फ क्वेश्चन यही बनता है। आगे बात समझ में? चले। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आता है? MgSO4 का क्या होता है? आप सभी को पता है कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है। MgSO4 का हम कहाँ यूज करते हैं? ओबीजी में आपने पढ़ा था कि सर जब भी प्री एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया के अंदर पढ़ा था, एक्लेम्शिया के अंदर देखने को मिलता है कि सर एक्लेम्शिया क्या होता है, कि एक्लेम्शिया के ऊपर मैंने फुल लेक्चर ले रखा है, आपको जाके देखना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सर एक्लेम्शिया के अंदर क्या होता है कि सर 160 से 110 mmHg क्या पहुंच जाता है उसका ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है, प्लस आपको प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा। प्रोटीन यूरिया का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कि सर प्रोटीन यूरिया का मतलब होता है कि पेशेंट के यूरिन के अंदर प्रोटीन की आपको मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं, उसको कहते हैं प्रोटीन यूरिया। और क्या देखने को मिलेगा कि सर सीजर्स भी आते हैं पेशेंट को प्री एक्लेम्शिया के अंदर। ये तीनों अगर ट्रायड साइन आपको देखने को मिलता है, ये तीनों चीजें आपको देखने को मिलती है, तो आपको समझना है कि उसको बोलते हैं एक्लेम्शिया। और एक्लेम्शिया के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है मेरे प्यारे बच्चों? कि सर MgSO4 होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, जिसका अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है, आपने सपोज ज़्यादा दे दिया, तो उसको कंडीशन को क्या कहते हैं? उस कंडीशन में हमें क्या देना है? कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है। और जब कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं तो उसको आईबी स्लो दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। कभी भी इसको बोलस नहीं देते हैं, आईबी स्लो देते हैं। आगे मेरी बात समझ में? बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है और पढ़नी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, तो आप सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा दूर हो। आगे बात समझ में? सिलेक्शन के करीब होना तो आपको सारी चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ेगा। ओबीजी जैसे वो MgSO4 की बात आई तो ओबीजी हम पहुँच गए। आई नहीं आई? आई या नहीं आई? अगर प्री एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया पे लेक्चर नहीं लिया है, प्लीज़ गो एंड वॉच ओबीजी। मैंने इतने अच्छे तरीके से पढ़ाई है कि आप सीमा नहीं कर सकते किसी चीज़ की। आगे बात समझ में? आपको जाके देखनी है 100% आपको बातें समझ में आएँगी, कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। चलिए बीटा ब्लॉकर्स की बात करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स का कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है। दूसरा सेम बातें हैं दोनों की दोनों, कि कैल्शियम ग्लूकोनेट की बात कर लें या MgSO4 की बात कर लें, सॉरी MgSO4 या बीटा ब्लॉकर्स की बात करें तो दोनों का सेम होता है। क्या होता है? कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है। ऑक्सीटोसिन की बात करें, ये भी ओबीजी के अंदर चलते हैं कि ऑक्सीटोसिन क्या काम आता है। ऑक्सीटोसिन सबसे पहले कहाँ से निकलता है? एंटीरियर, पोस्टीरियर से निकलता है, एंटीरियर से निकलता है? कि भैया ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है मेरे प्यारे बच्चों। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और कहाँ आता है? हमारे यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाने का काम करता है। इसका काम क्या होता है? कि सर यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। आगे बात समझ में? कि यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, यूट्रस को श्रिंक करने का काम करता है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शंस का काम करता है। ऑक्सीजन का ये काम होता है। अब जब ऑक्सीटोसिन आपने ज़्यादा दे दिया तो पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा? कि सर बहुत जल्दी-जल्दी कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं। बहुत जल्दी-जल्दी कॉन्ट्रैक्शंस आएँगे तो उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको ब्लीडिंग देखने को मिलेगी मोर एंड मोर। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। उस कंडीशन के अंदर आपको एटोसिवान देना होता है, टोकोलाइटिक एजेंट देने पड़ते हैं। टोकोलाइटिक एजेंट कौन-सा होता है? कि सर एटोसिवान होता है या फिर आपको टोकोलाइटिक एजेंट्स आपको देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर, दोनों ही सही आंसर होते हैं। अब टोकोलाइटिक एजेंट क्या होते हैं? जो कॉन्ट्रैक्शंस को प्रिवेंट करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्शंस को प्रिवेंट करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टोकोलाइटिक एजेंट। आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन कौन है? कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का हार्मोन कौन-सा होता है? प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन कौन सा है? मुझे बताएंगे फटाफट से। कि सर प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन। और ये भी कैसा होता है? एक टोकोलाइटिक एजेंट होता है। ये भी कैसा होता है? कि सर एक टोकोलाइटिक एजेंट होता है। टोकोलाइटिक का मैंने आपको बताया कि ये करता है, ये कॉन्ट्रैक्शंस को नहीं होने देगा, कॉन्ट्रैक्शंस को रोक के रखेगा। आपने देखा होगा कि ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है कब तक? हमारे 9 मंथ्स तक। कि 9 मंथ तक प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन कौन सा है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बताना है प्रोजेस्टेरॉन। हमारी पूरी प्रेगनेंसी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा हुआ रहता है। जैसे ही 9 मंथ्स होते हैं वैसे ही ऑक्सीटोसिन आता है और वो अपना काम चालू करता है।
आगे बात समझ में, अगर ये ऑक्सीटोसिन सपोज दैट 5वें महीने पे ये आ जाए, तो वहाँ तो धड़ाधड़ क्या होंगे कि बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, और कॉन्ट्रैक्शंस होंगे तो आपका बेबी जो है डिलीवर हो जाएगा और वो डेड हो जाएगा। 5वें महीने पे कोई ज़िंदा रह सकता है क्या? कि सर नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ पे पीरियड ऑफ वायबिलिटी कितनी बताई गई है कि सर 24 बताई है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ। पीरियड ऑफ वायबिलिटी, पीरियड ऑफ वायबिलिटी का मतलब समझ रहे हो? वायबिलिटी का मतलब वायबल का मतलब जिंदा रहना। तो जिंदा कब रह सकता है बच्चा? अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर, कि यूएसए के अंदर, मतलब कि बाहर के जो अमेरिका वाले देश होते हैं, जो बहुत डेवलप्ड देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं, उनको अंदर मतलब कि कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो उनके अंदर अगर 20 वीक पे बच्चा होता है, उनके अंदर अगर 20 वीक के बच्चा होता है, तो वो ज़िंदा रख सकते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीन्स हैं। आगे बात समझ में? लेकिन हमारा डब्ल्यूएचओ जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कहता है कि सर 24 वीक पे अगर बच्चा होता 24 वीक पे अगर बच्चा होगा तो उसको हम जिंदा रख सकते हैं डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग। लेकिन इन इंडिया की बात करें, इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया के अंदर 28 वीक्स को माना गया है पीरियड ऑफ वायबिलिटी। आगे बात समझ में कि अगर 28 वीक के बाद बच्चा पैदा होता है तो ही हम इसको जिंदा रख सकते हैं, क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्री है बच्चों। इंडिया जो है वो डेवलप्ड कंट्री नहीं है, एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप हो रही है अभी। मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं हम कहाँ पहुंच गए हैं? हम रास्ते में चल रहे हैं, लेकिन बहुत तेजी से चल रहे हैं मोदी सरकार के ऊपर। आगे बात समझ में? तो अपने प्रधानमंत्री भरोसा रखना है, एक दिन जरूर हम डेवलप्ड हो जाएंगे। चलिए, ऑक्सीटोसिन के बारे में आपने देख लिया, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी हैं जो कि मुझे नहीं बतानी थी आपको, क्योंकि आप मेरा वीडियो जो है फुल लेक्चर नहीं देख पाओगे अगर आपको मैंने सारी चीज़ यहाँ पे बता दी तो। और चीज़ें ऐसी है ना कि बच्चों, हमें अपनी वीडियो को लंबा नहीं करना है, हमें इसको शॉर्ट रखना है। आगे बात समझ में? चलिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है, एट्रोपिन के बारे में हमने एक चीज़ और देखनी थी। जो एट्रोपिन होता है ना प्यारे बच्चों, ये मशरूम पॉइजनिंग के अंदर भी होता है। आप सभी ने मशरूम की सब्जी खाई है? कि जब मशरूम मशरूम पता है आपको क्या होता है? मशरूम पॉइजनिंग आपने मशरूम की सब्जी खाई है, आप सभी ने खाई होगी। खाने वाली अलग होती है। सबसे ज़्यादा जो मशरूम जहरीली होती हैं, जो जहरीली मशरूम्स होती हैं, उनको खाने से जो पॉइज़न फैलता है बॉडी के अंदर, उसका भी एंटीडोट क्या होता है? एट्रोपिन होता है। क्या होता है? एट्रोपिन होता है। एट्रोपिन का काम क्या होता है कि वो सलाइवा को कम कर देती है, और जब भी आप मशरूम खाते हो तो वो हमारी बॉडी के केमिकल्स के साथ मिलके ही पॉइज़न करता है। आगे बात समझ में? चलिए, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? कि सपोज दैट, एक आपने सुना होगा कि एक फैमिली की जितने भी मेंबर्स थे, सबकी क्या हो गई? डेथ हो गई। वो रात को हीटर चला के सोए थे अपने कमरे के अंदर। वो अपने घरों के अंदर या अपने कमरे के अंदर एक सिगड़ी, सिगड़ी आप सभी को पता होगा, आप सभी गांव से हो तो सिगड़ी एक पता होगा कि आपको एक स्टोव थी, उसके अंदर कोयले भरे जाते हैं स्टोव के अंदर, या फिर एक मटकी का सॉरी मिट्टी का बना होता है, मिट्टी के बने हुए के अंदर क्या रखते हैं? कोयले रखे जाते हैं और उनसे गरमाई ली जाती है। तो आपने पूरी रात चला के छोड़ दी, और चला के छोड़ दी, और आपकी सुबह जो है पूरी फैमिली की ही मौत हो गई, जितने लोग उसमें सो रहे थे। सुना होगा आपने, आपने हीटर चला के छोड़ दिया, आपने आपने जो स्टोव चला के छोड़ दी। तो उन सारी चीज़ों के अंदर आपने क्या हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ गया। जैसे आपने लकड़ी जला दी, आपने वुडन बर्निंग एयर, आपको मैं लिखा देता हूँ सारी चीज़ों को। हीटर, स्टोव, वुड बर्निंग, कि आपने ये सारी चीज़ चला के छोड़ दी, और रात को आप सर्दियों के दिनों में देखा होगा आपने कि आप अक्सर क्या करते हो? हीटर चला के बंद नहीं करते हो, या क्या क्या कर देते हो? हीटर को चला ही छोड़ देते हो, और जैसे ही चला छोड़ते हो और आप सो जाते हो, ठीक है? सो गए। अब सोने के बाद ये जो क्या करते हैं, ये सर कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करते हैं, सीओ इसका नाम होता है। सीओ इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट इसकी फॉर फॉर्म होती है। शॉर्ट फॉर्म क्या होती है इसकी? सीओ होती है, ठीक है? कार्बन मोनोऑक्साइड आपने क्या किया कि इन्होंने क्या छोड़ा कि सर इन्होंने रिलीज किया कार्बन मोनोऑक्साइड, और जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ता है, वो क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, और बॉडी के अंदर हमारी जो ऑक्सीजन लेने की जो कैपेसिटी है, टिश्यूज को यूज करने की जो हमारी कैपेसिटी है ऑक्सीजन की, उसको कम कर देगा। ऑक्सीजन कैपेसिटी को कम कर देगा।
और हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी सर, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाएगी। और कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस होती है, जहर फैलाती है हमारी बॉडी के अंदर, और जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, पेशेंट की डेथ हो जाती है। पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो उसका एक ही उपाय है, 100% ऑक्सीजन देते हैं पेशेंट को। पेशेंट को क्या देते हैं, अगर ऐसा होता है तो उसको सबसे पहले ऑक्सीजन लगाई जाती है, सबसे पहले उसके उसके फेफड़ों को फुलाया जाता है, ताकि उसकी जो पॉइजनिंग है वो कम हो जाए। 100% ऑक्सीजन दी जाती है, वेंटिलेटर पे लिया जाता है पेशेंट को। आप वेन सर्किट से भी दे सकते हो, एम्बुबैक का भी यूज कर सकते हो। आगे बात समझ में। अब मुझे आप बताएंगे कि CO2 का एंटीडोट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एंटीडोट क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड का एंटीडोट भी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि सर 100% ऑक्सीजन होती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल आपके अंदर बढ़ गया है, आपके अंदर CO2 का लेवल बढ़ा है, तो उसके अंदर हमें क्या करना चाहिए कि सर 100% ऑक्सीजन का यूज करना चाहिए। बेंजोडाइजेपिन, जो बेंजोडाइजेपिन्स होती हैं, वो उसका एंटीडोट क्या होता है, फ्यूमाजेमिल होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, फ्यूमाजेमिल होता है। अब इसका यूज होता है, बेंजोडाइजेपिन का यूज होता है सडेशन के लिए। सडेशन का मतलब समझ रहे हो, पेशेंट को बेहोशी में लाने के लिए, उसकी पेशेंट की रिलीफ एंजाइटी। आपको पता है, आपने पढ़ा होगा अपने साइकेट्रिक के अंदर कि एंजाइटी को रिलीज करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, तो बेंजोडाइजेपिन होती है। एंजाइटी वाला जब भी चैप्टर पढ़ोगे, उसके अंदर आप ड्रग ऑफ चॉइस इसको पाओगे, बेंजोडाइजेपिन को। और बेंजोडाइजेपिन की ज्यादा मात्रा होती है तो उसको बोलते हैं, उसको ऑक्सीटॉक्सिटी होने लगती है। और जब टॉक्सिसिटी होती है तो उसको बोलते हैं फ्यूमाजेनिल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कि सर उसको बोलते हैं फ्यूमाजेनिल बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को। इसके अंदर आपको सीजर्स भी देखने को मिल सकते हैं। सीजर्स के अंदर भी हम दे सकते हैं इसको, स्पाज्म हो रहे हैं तो उसके अंदर भी दे सकते हैं। लेड पॉइजनिंग की बात यहाँ पे करी गई है, तो आप सभी को पता है कि लेड पॉइजनिंग जब भी होती है पेशेंट्स को, तो हमें क्या देना होता है कि सर डाइमर कैप्रोल देना होता है, या फिर कैल्शियम डाई सोडियम देना होता है। कैल्शियम डाई सोडियम देते हैं, या फिर हम डाइमर कैप्रोल देते हैं। सबसे ज्यादा यूज की जाने वाला डाइमर कैप्रोल होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि सर डाइमर कैप्रोल दिया जाता है किसके अंदर, कि सर डाइमर कैप्रोल का यूज किया जाता है, किया जाता है नहीं किया जाता। लेड पॉइजनिंग को हम क्या कहते हैं, इसका बहुत बढ़िया नाम है प्लम्बिज्म। कि बच्चों ये ऑक्यूपेशनल डिजीज के अंदर आती है। प्लम्बिज हम किसे कहते हैं, प्लम्बिज जो होता है हम किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कि सर इसको हम कहते हैं लेड पॉइजनिंग के अंदर प्लम्बिज जैसे ही नाम आता है, आपके अंदर लेड का नाम आना चाहिए। आगे बात सुनिए। और लेड कहाँ से निकलती है, ये लेड पॉइजनिंग कहाँ होती है, ज़्यादातर चिल्ड्रंस के अंदर देखी जाती है मेरे प्यारे बच्चों। और चिल्ड्रंस के अंदर कहाँ से आती है, आपने देखा होगा अपने बच्चों को मिट्टी खाते हुए, आपने देखा होगा अपने बच्चों को दीवार का पेंट खाते हुए, पेंट को चाटते हुए आपने देखा होगा, अपनी दीवारों पे जो पुताई हो रखी है, कलर हो रखा है, उसको चाटते हुए आपने बच्चों को देखा होगा। वहां से आपको लेड की पॉइजनिंग देखने को मिलती है बच्चों के अंदर। और बच्चों के अंदर जब भी लेड पॉइजनिंग होती है तो डाइमर कैप्रोल होता है। और ऐसा कब होता है, और ऐसा कब होता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे दीवार चाटता है कोई, तो नई दीवार है तो कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत साल पुरानी हो गई है, उसके अंदर दीमक लग चुकी है, तो उससे हमें क्या चांसेस होते हैं, लेड पॉइजनिंग होने के चांसेस होते हैं। मैं आपको कुछ ऑक्यूपेशनल डिजीज के बारे में यहाँ पे कंसर्न कर देता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। आपने देखा होगा, एबेस्टोसिस की बात करते हैं। एबेस्टोसिस, एबेस्टोसिस का मतलब होता है कि सर ये कॉइल जो वर्कर्स होते हैं, कॉइल वर्कर्स जो होते हैं, उनके अंदर क्या देखने को मिलता है, जो कोयले की खदान में काम करते हैं, जो कोयलों की खदान में काम करते हैं, उनके अंदर क्या देखने को मिलता है आप सभी को, कि सर हमें क्या देखने को मिलता है, कि सर एवेस्टोसिस देखने को मिलता है। अगर आपको AC, आपने AC का नाम सुना है, एयर कंडीशनर होता है AC जो, एसी का मतलब क्या है, कि सर एयर कंडीशनर होता है। एबेस्टोसिस का मतलब आपको समझना है, ए फॉर एबेस्टोसिस, सी फॉर कॉइल। जो कॉइल वर्कर्स होते हैं, जो कोयलों की खदानों में काम करते हैं, उनके अंदर एबेस्टोसिस जैसी बीमारी हो जाती है। आगे बात समझ में। और एक होता है सिलिकोसिस।
एक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक होता है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस का मतलब क्या है कि जिनके अंदर सिलिकॉन की बीमारी होती है, जो सिलिकॉन की खदानों में काम करते हैं, सिलिकॉन से होने वाली बीमारी को हम क्या कहते हैं? सिलिकोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? कि सर सिलिकोसिस कहा जाता है। जो माइंस में काम करते हैं, माइंस का मतलब समझ रहे हो? जो अंदर जाके काम करते हैं, जमीन के अंदर जाके जो माइंस के अंदर काम करते हैं, उनके अंदर जो चीज़ें होती हैं, उनसे जो बीमारी उत्पन्न होती है, उसको कहते हैं सिलिकोसिस। उसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उसको कहते हैं सिलिकोसिस। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? एक होता है सिडरोसिस। सिडरोसिस किसकी होती है बच्चों? कि सर आयरन की बीमारी होती है सिडरोसिस। जैसे कि आर यहाँ पे आ रहा है तो आर यहाँ पे भी आ रहा है। देखो सिलिकोसिस तो नाम से पता लगता है सिलिकॉन से बीमारी हुई है, ठीक है। अब सिडरोसिस को कैसे याद रखें सर? आर आ रहा है, सिडरोसिस आई भी आ रहा है, आर भी आ रहा है, ठीक है, ओ भी आ रहा है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही है हमें। सिड्रोसिस देखो ओ आ रहा है, आई आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो इसका मतलब सिड्रोसिस आयरन से होने वाली बीमारी है। ठीक है बच्चों, और एक और होती है विसिनोसिस। विसिनोसिस का मतलब होता है जो कॉटन की फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो कॉटन की मतलब कि जो कपड़े बनाने की जो फैक्ट्रियां हैं, उनके अंदर जो होने वाली बीमारियां हैं, उनको बोलते हैं विजिनोसिस, कि अपने बिजनेस से हुई हैं। किससे हुई हैं? अपने ऑक्यूपेशनल का मतलब होता है कि बिजनेस से होने वाली बीमारियों को हम क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशनल डिजीज कहते हैं। और बिजिनोसिस को हम कहते हैं कि सर कपड़े के बनाने में बिजी है, कपड़े बनाने में बिजी है, इसीलिए उसको ये बीमारी हो गई है। यहाँ तक घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आप सभी को। मैंने सारे एंटीडोट्स आपको बता दिए हैं, जितनी भी ऑक्यूपेशनल डिजीज़ हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भर-भर के, ठीक है? चलें आगे बच्चों, लेड पॉइज़निंग को हम कहते हैं प्लम्बेज। लेड पॉइज़निंग को हम कहते हैं प्लम्बेज। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 क्या कह रहा है? साइनाइड का, अगर साइनाइड की टॉक्सिसिटी हो जाती है, देखो साइनाइड जो होती है बच्चों, ये कैसी है? एक जहरीली गैस है और बहुत ज़्यादा जहर होता है इसके अंदर। साइनाइड की टॉक्सिसिटी जब होती है तो हमें नाइट्रल ऑक्साइड या एमिल नाइट्रेट देते हैं। एमिल नाइट्रेट पे क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, तो आपको एमिल नाइट्रेट भी ध्यान रखना है, नाइट्रस ऑक्साइड भी आपको याद रखना है कि सर साइनाइड की जब भी टॉक्सिसिटी होती है, उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि सर नाइट्रस ऑक्साइड देखने को मिलता है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है, समझ में आ गई है मेरे प्यारे बच्चों? अब क्या होता है कि जो इसका पूरा नाम होता है, ये पोटेशियम साइनाइड होता है। पोटेशियम साइनाइड क्या करता है कि सर ये हाइड्रोजन साइनाइड रिलीज करता है। ये क्या करता है कि सर पोटेशियम साइनाइड क्या करता है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन साइनाइड रिलीज करता है, जो कि हाईली टॉक्सिक होता है। कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों? कि सर हाईली टॉक्सिक होता है। और क्या करता है? हाईली टॉक्सिक केमिकल होता है। और क्या करता है कि हमारी जो बॉडी होती है, उसके अंदर जो ऑक्सीजन, जैसे ही मैंने आपको बताया था कार्बन मोनोऑक्साइड, वैसे ही काम करता है। देखो सिंपल सी बात आपको समझनी है कि जो पोटेशियम साइनाइड होता है, साइनाइड की टॉक्सिसिटी में हम एमरिल नाइट्रेट का यूज़ करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। अब जैसे ही आपने इस चीज़ को यूज़ किया, आपने जैसे ही साइनाइड की टॉक्सिसिटी आपको हुई, और होने के बाद आपको क्या करेगा वो? आपको आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर क्या करेगा? हाइड्रोजन साइनाइड को रिलीज़ करेगा। और हाइड्रोजन साइनाइड क्या काम करती है? हमारे हाईली टॉक्सिक होती है, जो कि हमारी एबिलिटी जो होती है ऑक्सीजन को कंज्यूम करने की, उसको कम कर देती है। ऑक्सीजन डिक्रीज करती है कैपेसिटी। ऑक्सीजन की कैपेसिटी को डिक्रीज करती है। और जब डिक्रीज होती है तो उसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जैसे ही डिक्रीज होती है, और उससे क्या होगा कि पोटेशियम साइनाइड का लेवल बढ़ जाएगा, और उससे क्या होगी? डेथ हो जाएगी पेशेंट की। हाइपरकैलेमिया का मतलब रहता है कि पोटेशियम का लेवल इंक्रीज हो गया। नॉर्मल जो पोटेशियम का लेवल होता है वो कितना होता है? नॉर्मल पोटेशियम का लेवल कितना होता है कि सर 3.5 टू 5.1 होता है। 3.5 टू 5.1 होता है। अगर 3.5 से कम जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपोकैलेमिया। उसको बोलते हैं हाइपोकैलेमिया। अगर ये 3.5 से, ये 5.1 से ज़्यादा जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपरकैलेमिया। मैंने आपको बताया था कि सर इंसुलिन देते हैं और डी50 देते हैं। क्या देते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कि सर इंसुलिन और डी50 दिया जाता है जब भी हाइपरकैलेमिया होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं जीआई ड्रिप। जीआई ड्रिप। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि जीआई ड्रिप कहाँ यूज करते हैं? कि सर हाइपरकैलेमिया के अंदर यूज करते हैं। अब इंसुलिन दे रहे हैं,
इंसुलिन दे रहे हैं, इंसुलिन के मैंने आपको 2 काम बताए थे, ये करता है, एक तो हाइपोग्लाइसीमिया कॉज़ करता है। क्या करता है बच्चों? कि सर एक तो काम करता है हाइपोग्लाइसीमिया करने का कि बॉडी में जैसे ही जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया करेगा, सारे ग्लूकोज़ को खा जाएगा, उसके बाद हाइपोग्लाइसीमिया पेशेंट को हो जाएगा, ठीक है? अब इंसुलिन अपन ने दिया पेशेंट को, जब भी इंसुलिन देते हैं तो हाइपोग्लाइसीमिया करता है और ये पोटेशियम को ब्लड से उठा के कहाँ भेजता है? सेल्स के अंदर भेजने का काम करता है, जिससे हमारा पोटेशियम जो लेवल है ब्लड का, वो क्या रहता है? मेंटेन रहता है। आगे बात समझ में? ये सिंपल सी बात आपको समझनी है इंसुलिन के बारे में। अब आपने क्या किया, आपने सिर्फ़ डी50 देने का पर्पज़ क्या है? क्योंकि ये हाइपोग्लाइसीमिया भी करता है। अगर बॉडी के अंदर आपका 100 आपका ग्लूकोज़ आ रहा है और आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसुलिन दे दिया पेशेंट को, तो वो और कम हो जाएगा। अगर हाइपोग्लाइसीमिया में प्रिवेंट करने के लिए हमें डी50 भी देना होता है। हमें क्या देना होता है? डी50 भी देना होता है। जनरली इसका रेशियो जो होता है वो हमारे हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपसे कोई इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर कितनी इंसुलिन लेते हैं और कितना हम डी50 लेते हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि सर एम्स के अंदर जो यूज़ होता है उसकी बात मैं आपसे करता हूँ कि सर 50 डी50 आपको 50 एमएल तो आपको क्या लेना है? डी50 लेना होता है, प्लस आपको 10 यूनिट इंसुलिन की लेनी होती है। जो रेगुलर इंसुलिन होता है ना, उसकी आपको लेनी होती है। लेकिन लेकिन ये कई अस्पतालों के अंदर, दूसरे अस्पतालों के अंदर ये 50 एमएल तो डी50 लेते हैं, 50 एमएल तो डी50 लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 6 यूनिट लेते हैं, 6 यूनिट इंसुलिन भी लेते हैं। तो आपको दोनों बातें ही याद रखनी है अकॉर्डिंग टू एम्स दिल्ली। एम्स जो पूछता है वो ये आपको आंसर करेगा। अगर आपका नॉट सेट के अंदर आंसर आता है तो आपको 10 यूनिट्स करना है और मैं प्रेफ़र करूँगा हमेशा फर्स्ट वाला। अगर मैं एग्ज़ाम दूँगा, मेरे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो मैं आपको 100% यही आंसर टिक करके आऊँगा, बाकी कोई सा भी आंसर मुझे टिक नहीं करना। आगे बात समझ में? चलिए। मीथोट्रेक्सेट की बात करें, मीथोट्रेक्सेट एक कौन-सी ड्रग होती है मेरे प्यारे बच्चों? कि सर मीथोट्रेक्सेट एक कीमोथेरेपी ड्रग होती है। कीमो ड्रग होती है मेरे प्यारे बच्चों, जिसका यूज़ करते हैं कीमोथेरेपी कैंसर को ट्रीट करने के लिए इसका जो इसकी अगर ज़्यादा मात्रा होती है तो उसको बोलते हैं, उसको क्या देते हैं हम? कि सर फेलोनिक एसिड देते हैं। उसके अंदर क्या यूज़ करते हैं? सर फेलोनिक एसिड यूज़ करते हैं। आइसोनियाज़िड एक टीबी की ड्रग होती है, ट्यूबरकुलोसिस के अंदर यूज़ होती है, जिसका एंटीडोट होता है विटामिन बी6 का नाम होता है पायरीपेंथोथेनिक एसिड, पायरोडॉक्सिन होता है। पायरोडॉक्सिन की कमी से पेलेग्रा रोग होता है। पेलेग्रा रोग होता है। पेलेग्रा के 3 क्या होते हैं? मेन साइन एंड सिम्पटम्स होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? कि सर 3D बोलते हैं उनको, तो डर्मेटाइटिस होता है, डिमेंशिया होता है, और क्या होता है? डायरिया होता है। ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था आपको, जब न्यूट्रिशन की हमने क्विक रिवीजन की क्लास देखी थी। इंपॉर्टेंट है, जाके देखना, 2 से 3 क्वेश्चंस फँसने वाले हैं। आगे बात समझ में? तो आपको क्या करना है कि सर आयोस्टोनियाज़िड एक टीबी की ड्रग होती है, आपने पढ़ा होगा आयोस्टोनियाज़िड होती है। और क्या होती है? रिफाम्पिसिन होती है। रिफाम्पिसिन में कैसा कलर का यूरिन देखने को मिलता है कि सर हमें रेड कलर का यूरिन देखने को मिले तो हमें घबराना नहीं है, पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। आगे बात समझ में? रिफाम्पिसिन जो पेशेंट ले रहा है, टीबी की ड्रग जो ले रहा है, उसको बोलना है कि ये लाल वाली गोली आप जब भी लोगे, इससे आपको रेड कलर का यूरिन देखने को मिलता है, तो आपको घबराना नहीं है, हमारे पास नहीं आना है, ऐसा होना स्वाभाविक है, ऐसा होना नॉर्मल है। आगे बात समझ में? चलिए, ये विटामिन्स के नाम ज़रूर याद कर लेना कि नाम कौन-कौन से इम्पोर्टेंट है, कैसे-कैसे नाम हैं। विटामिन बी1 का नाम क्या है, बी2 का नाम क्या है, बी3 का नाम क्या है, बी5 का नाम क्या है, बी6 का नाम क्या है, 7, 9, 10, 11 जो भी हैं, जितने भी हैं, मैंने पिछली क्लास में आपको इम्पोर्टेंट बता रखा है, आपको जाके याद करना है क्योंकि आते ही आते हैं। अगली बात समझ में? ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या होता है कि एक सर प्लांट से मिलने वाला एक क्या होता है? केमिकल होता है, जिसकी टॉक्सिसिटी होती है तो एट्रोपिन सल्फेट दिया जाता है। जिसकी टॉक्सिसिटी होती है तो एट्रोपिन सल्फेट दिया जाता है। एल्कोहल टॉक्सिसिटी, अगर कोई बंदा ज़्यादा अल्कोहल खा जाता है तो उसको ड्रग देते हैं फॉर्मीपेज़ोल। उसको क्या देते हैं? उसको देते हैं अल्कोहल को फॉर्मीपेज़ोल देते हैं। और आपने सुना होगा कि जब भी अल्कोहल विथड्रॉल सिंड्रोम के अंदर अल्कोहल किसी ने छुड़वा दी, अल्कोहल के विथड्रॉल सिम्पटम्स के अंदर हमें क्या देना होता है? एड्रोहल की, जैसे सपोज दैट किसी ने छोड़ रखी है, उसको विथड्रॉल सिम्पटम्स आ रहे हैं, तो उसके अंदर हम देते हैं डायसल्फिराम।
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, मेटोल एल दोनों ही क्वेश्चंस अलग-अलग हैं, ध्यान रखना। अल्कोहल की टॉक्सिसिटी होती है तो हमें देना है, जैसे सपोज़ दैट किसी ने अल्कोहल बहुत ज़्यादा पी ली है, उसकी टॉक्सिसिटी उसको हो गई है तो उसको बोलते हैं, उसको उसमें देते हैं फ़ोमिपेज़ोल, ठीक है? और अगर किसी ने अल्कोहल ज़्यादा पी ली है तो उसको दे दिया अपन ने फ़ोमिपेज़ोल। अगर किसी ने अल्कोहल छोड़ दी है उसके बाद उसको सिम्पटम्स देखने को मिल रहे हैं तो उसमें देते हैं डाइसल्फ़ीराम। थायरोटॉक्सिकोसिस मतलब कि थायरॉइड का जो हार्मोन्स होते हैं, थायरॉइड हार्मोन्स जो होते हैं वो कितने हो जाएँ? इंक्रीज़ हो जाएँ, थायरॉइड की टॉक्सिसिटी हो जाए, तो उसमें देते हैं कार्बिमाज़ोल, उसमें उसमें देते हैं कार्बिमाज़ोल। आगे बात समझ में, एथेनॉल जो होती है वो एथिल अल्कोहल उसके अंदर देते हैं। एथेनॉल की अगर एक्सेस टॉक्सिसिटी होती है, तो एथाइल अल्कोहल देते हैं। आज के जो हमारे क्वेश्चन्स हैं ये कंप्लीट होते हैं। आपको क्या समझना है? आपको मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं, वो लगभग आपको देखनी है कब तक? देखो, आपको अगर कुछ नहीं होता तो आपको 15 क्वेश्चन तक एटलीस्ट याद रखना है और जो मैंने आपको ये ऑक्यूपेशनल डिजीज़ के बारे में बताया है, इनको याद रखना है। अगर कुछ याद नहीं होता है तो आपको 15 नंबर तक तो बिल्कुल याद रखने हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। बार-बार कहीं न कहीं ये पूछे गए हैं। अगली बात समझ में? तो इस वीडियो को सेव कर लेना, बार-बार देखना, ठीक है? बार-बार देखने से क्या होगा कि आपकी चीज़ें रिमाइंड में हो जाएँगी, 2x स्पीड में आप देख सकते हो ताकि जल्दी से जल्दी चीज़ें हो जाएँ, ठीक है? तो आपको समझना है, देखना है कि कहाँ से अच्छा पढ़ाई हमें हो रही है, कहाँ से हमें समझ में आता है, अल्टीमेट मोटिव हमारा वही होता है। आगे बात समझ में? तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। अगर आपको क्लास पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, अपने दोस्तों को बताएँगे ताकि हमें और आपको दोनों को मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें लेके आएँ। आगे बात समझ में? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। थोड़ी वीडियो लंबी हो चुकी है। थैंक यू सो मच।